हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज से अपन कवर करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम विच आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो मैंने लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस पिक किया है। प्रोबेबली आज की इस वीडियो में 5 के आसपास प्रॉब्लम कवर होगा और इसके अगली वीडियो में 5 से 6 के आसपास प्रॉब्लम कवर होगा। तो मैंने जो गेट के प्रॉब्लम पिक किए हैं उसकी मेथडोलॉजी में क्लियर कर दूं कि मैंने एक्चुअली में 11 क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे किए हैं। रीजन, बुकलेट में अगर आप देखेंगे तो केवल आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के कंसेप्ट्स पे लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस गेट के इतिहास में आ चुके हैं। उसमें से 10 क्वेश्चन मैंने वही पिक किए हैं जो कायदे से टीडियस हैं, टफ हैं, कंसेप्चुअल हैं। ध्यान देना, लगभग टाइम अगर आप ध्यान देंगे गेट में 70% के आसपास जो क्वेश्चन रहे हैं इतिहास के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे हैं। आपके पास एक 2x2 का या 3x3 का मैट्रिक्स होगा और उस 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स के लिए आपको आइगन वैल्यूज या उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने पूछ लिया गया है। और मैं ये मान के चल रहा हूं ये अब तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि लगभग मैंने 3 के आसपास 2x2 मैट्रिक्स और लगभग 2 के आसपास 3x3 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और उसके आइगन वेक्टर्स को निकालने का एक थरो आइडिया दिया था टेकिंग न्यूमेरिकल्स। तो इसका मतलब यह है कि अब मैं कुछ 11 के आसपास प्रॉब्लम डील कर रहा हूं और वो 11 के आसपास की जो प्रॉब्लम है उसमें मैंने कहीं भी अपनी बाइसिंग ये नहीं रखी है कि मुझे प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल से लेना है। जहां प्रॉब्लम मुझे लगे दमदार है मैंने उठा लिया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जितने भी 10-11 प्रॉब्लम देखेंगे सब में कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट दिखेगा। तो आप ये मत मान लेना कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर जो है एक टफ टॉपिक है। भाई, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के जो 70% प्रॉब्लम है दुनिया के सबसे हल्के प्रॉब्लम है, ये आसान से प्रॉब्लम है आंसर निकालने के लिए। तो ठीक है, तो मैं 11 प्रॉब्लम को फटाफट स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2014। व्हाट द प्रॉब्लम स्टेट्स, आपके पास एक मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स 4x4 मैट्रिक्स। A satisfies the equation A square is equals to I, where I is the 4x4 identity matrix. The positive eigen value of A is क्या है? Fill in the blanks. वेट करके आप सॉल्व जरूर करने की कोशिश किया करो, उसके बाद मेरे वीडियो को फिर से चालू करके समझने की कोशिश किया करो। तो सबसे पहले मैं गिवन डिटेल लिखता हूं। गिवन डिटेल या गिवन डेटा। गिवन डेटा है ये कि आपका जो मैट्रिक्स ए है वो एक क्या है? 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। भाई, होना भी चाहिए स्क्वायर, तो इसकी बेसिक नीड है। क्योंकि कल के दिन अगर आप ए के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि एक है ए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। या फिर मैं ये बोलूं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट। ठीक है, 4x4 है। और इसी पूरे के पूरे इक्वेशन में या प्रॉब्लम में आपको आगे जाके एक आई वर्ड से इनकाउंटर करने का मौका मिलेगा, जो क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको भी इसने क्लियर दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि क्या है, ये 4x4 इन नेचर है। ठीक, नेक्स्ट इस प्रॉब्लम में डिटेल दिया हुआ है कि कायदे से आपका जो मैट्रिक्स ए है ना वो इस रिलेशनशिप को फॉलो करता है, विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ आई, और आई कैन राइट ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तब मुझसे पूछा गया है इस प्रॉब्लम में कि जो आपका मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज होगा उसमें से आप पॉजिटिव आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करके दो मुझे। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को समझने से पहले थोड़ा सा क्लियर रखना। अगर आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा क्लियरली विजुअलाइज करेंगे तो ए अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी क्या होगा? 4x4 का मैट्रिक्स होगा। अरे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सेम मैट्रिक्स से। ये 4x4 का है, ये 4x4 का है, तो ये भी क्या होगा? 4x4 का होगा। इवन आई, अगर ए स्क्वायर को आई से सबट्रैक्ट करना है जो 4x4 का है तो आई को भी 4x4 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना पड़ेगा, जो डिटेल में क्लियरली गिवन है। और यहां थोड़ा सा ध्यान देना, जो ओ है वो कुछ नहीं है, एक नल मैट्रिक्स है और वो फिर से क्या होगा? 4x4 का होगा। ऑल्दो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं लेकिन आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए व्हाट इज देयर और इज ऑल अबाउट। ठीक, अब यहां ध्यान देना, कभी भी अगर इस तरह के प्रॉब्लम मिलते हैं जहां आपको और छोर नहीं मिलता प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बेसिक से स्टार्ट करो। बाय द वे, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपने एक आइगन वैल्यू लैम्डा निकाला तो डेफिनेटली इसका आइगन वेक्टर एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा विच विल सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट। और आई कैन से दिस इज नथिंग बट द मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज सेम लाइक अ स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और आई कैन से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज सेम एज द स्केलिंग ऑफ द मैट्रिक्स एक्स बाय द फैक्टर ऑफ लैम्डा। ये मैंने देखा हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, द कंसेप्ट ऑफ आइगन वेक्टर्स। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप इसको मार्क करना चाहें तो एक कितने का है भाई? मेरे 4x4 का है। ये क्लियर होना चाहिए सबको। x कितने का होगा मेरे भाई? अगर 4x4 का मैट्रिक्स है इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो 4x1 के होंगे। अगर ये n क्रॉस n का होता तो ये n क्रॉस 1 का होता। लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है, एंड x इज अगेन गोना बी 4x1। तो ऑल्दो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ध्यान रखना, दे आर सिंपली मैट्रिक्स। चलिए, मैं रिकॉल करता हूं ए स्क्वायर माइनस ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0।
मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग एक्स वेक्टर बोथ ऑन द साइड एट राइट हैंड साइड। तो मैंने राइट हैंड साइड में क्या किया है, एक्स वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किया है, सॉर्ट ऑफ दैट। रिजल्ट क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स, यार एक्स ए स्क्वायर मत लिखना, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डू नॉट कम्यूट, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। आई इंटू एक्स सिंपली गोना बी एक्स एंड विच इज इक्वल्स टू ऑफ नल मैट्रिक्स। अब अगर यहां ऑर्डर देखने की कोशिश करेंगे तो ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। ए स्क्वायर जो होगा 4x4 का होगा, ये 4x1 का होगा, तो डेफिनेटली इज गोना बी 4x1, ये होगा 4x1। और अब आपके पास जो नल मैट्रिक्स आ रहा है वो भी कितने का होगा, 4x1। तो ऐसा नहीं कि जीरो लिख रहे हैं तो सब जीरो है, जीरो नहीं भैया, ये नल मैट्रिक्स है। ये कितने का होगा, 4x1 का होगा। चलिए आगे देखते हैं। मुझे ये पता है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ लैम्डा एक्स। वापिस से इसको रिकॉल करता हूं, ए एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ लैम्डा एक्स multiplying a both on the side, multiplying a both on the side at that twin left hand side, so it becomes a into a becomes matrix A square which will get multiplied with a column matrix, या फिर बोल सकते हैं आप क्या है, आइगन वेक्टर x is equals to a, यहां मल्टीप्लाई होगा, a को अंदर ले जा सकते हो, ये तभी ले जा सकते हो जब लैम्डा कांस्टेंट हो। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ बिटवीन द टू मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। तो a यहां मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन आप इसको अंदर ले जाके लैम्डा बाहर लेके आ सकते हो, इट्स सेम एज लैम्डा ए एक्स। तो यहां से मैं कंक्लूड करूंगा ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ लैम्डा, और ए एक्स की वैल्यू तो मुझे फिर से पता है विच इज नथिंग बट लैम्डा एक्स। तो यहां से ए स्क्वायर एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे समझ में आती है, कितनी है, लैम्डा स्क्वायर एक्स। कितनी, लैम्डा स्क्वायर एक्स। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 का ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एक्स की डेटा को यहां फीड कर रहा हूं। इट इज लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 0। आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज ब्रॉट आउट एंड हियर इज गोना बी x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। x क्या है, कहीं ना कहीं मैट्रिक्स A का आइगन वेक्टर है विच यूज्ड टू बी अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। यार ये अगर नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, कितने भाई कितने का होगा, ये तो अभी तक आइडिया हो गया होगा, 4x1 का होगा। और ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, और ये क्या है आपके पास नल मैट्रिक्स जो कितने का है, 4x1 का है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो x है, बाय द वे मैं इसको थोड़ा फेच करूं, x1 x2 x3 x4, ये क्या है, एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है। इसका मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, और इसका रिजल्ट जो है वो एक नल मैट्रिक्स है। तो इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना, अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है और इनका मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं जीरो से होगा, तभी हर एक और इंडिविजुअल एलिमेंट जीरो होंगे। इसका सीधा सा कंक्लूजन है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 को अगर जीरो होने के लिए बेसिक डिमांड ये है, लैम्डा हैज टू बी प्रिसाइसली +1 एंड -1, और यहां से केवल प्लस वैल्यू पूछी गई है। तो लैम्डा की वैल्यू आई कितनी, +1। और लैम्डा है क्या मेरे भाई, लैम्डा कुछ नहीं था, ध्यान देंगे अगर आप इस इक्वेशन को मानते हैं तो। ए का करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जो था वो लैम्डा था, और लैम्डा का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो था वो क्या था, एक्स था। तो आपसे ए का पॉजिटिव आइगन वैल्यू पूछा गया जो लैम्डा था, डेफिनेटली आप इसको लिख सकते हैं +1। थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो प्रॉब्लम में ऐसा है कि बच्चा समझता कुछ है, बनाता कुछ है और आंसर कुछ आता है। ठीक, तो आई थिंक द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डन। Is it partly? Now we'll move it to the second problem. तो इसका आंसर जो है क्लियर रखेंगे, इट्स अ +1। What is the second problem? Consider the matrix M 5 3 3 5, the normalized eigenvector corresponding to the smallest eigenvalue of the matrix M. तो आपके पास एक मैट्रिक्स M दिया है 5 3 3 5, 5 3 3 5, and the matrix is being given as M is equals to 5 3 3 5। और वैसे भी अगर आपको स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आइगन वेक्टर निकालने पूछा गया है, तो माय बेसिक एम इज टू गेट फर्स्ट द आइगन वैल्यू इटसेल्फ। आइगन वैल्यू निकालने का तरीका मैंने 2x2 के लिए बताया था, प्रॉपर्टी बेस्ड निकाल लो। अगर आपके इसके दो आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2, उनका मल्टीप्लिकेशन इनके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, जो होगा 5 × 5 दैट्स 25 - 9 दैट्स 16, और इनका एडिशन जो होगा वो ट्रेस के बराबर होगा। ट्रेस का मतलब क्या होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनके सम के बराबर होगा। ये ठीक है। और वैसे ये 3x3 के लिए भी वैलिड है, लेकिन 3x3 में एक पंगा ये है कि आपके पास इक्वेशन 2 होगा, अननोन 3 होंगे, प्रॉब्लम थोड़ा टफ होगा, बट 2x2 में तो सीधे आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए सर्च करिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन जो 16 हो और एडिशन क्या हो 10 हो। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से देख के समझ में आ रहा है, सर लैम्डा 1 को आप मान लो 2 और लैम्डा 2 को मान लो कितना, 8। और इस प्रॉब्लम में आपसे आइगन वेक्टर निकालने पूछा गया है, नॉर्मलाइज्ड वर्ड इज यूज्ड। नॉर्मलाइज्ड क्या है देखेंगे, लेकिन किसके करस्पॉन्डिंग, जहां आपका आइगन वैल्यू सबसे मिनिमम हो, क्या 2। तो चलिए अगर लैम्डा को मैंने लैम्डा 1 लिया है विच इज इक्वल्स टू 2, कहीं ना कहीं कौन सा रिक्वायरमेंट को फॉलो करेगा, a माइनस ऑफ लैम्डा i which is getting multiplied with its eigenvector x is equals to of null matrix। 5 में से 2 गया कितना, 3, here it's 3, here it's 3, here it's 3, and which will get multiplied with eigenvector, let's take it as
two component x1 x2 and which will be equals to of null matrix 0 and 0 0 and 0। चलिए यहां से अगर मैं इसको क्या करने की कोशिश करूं, थोड़ा एक्सट्रेच करने की कोशिश करूं, तो यहां से क्या होने जा रहा है रिजल्ट। चलो इसको थोड़ा सा मैं स्क्वीज कर लेता हूं, कुछ ऐसा है। चलिए तो रिजल्ट क्या है, ये दोनों के दोनों सेम इक्वेशन है, केवल एक इक्वेशन के बारे में बात करूंगा, दैट इज व्हाट 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू ऑफ 0 और आई कैन से x1 इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ x2, x1 इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस ऑफ x2। तो आप चाहें तो आराम से इसका क्या कर सकते हैं, आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो आइगन वेक्टर में ये रिलेशनशिप होगा केवल अगर आपने एक डेटा x2 को अगर t रख दिया है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा डेटा क्या होगा, माइनस t होगा। और या फिर मैं ये बोलूं, ये जो डेटा होने जा रहा है ये कुछ नहीं होने जा रहा मेरे भाई, इसको अगर आप 1 रखें, इसको आप -1 रखें, बोले तो मैंने t को क्या निकाल लिया है, बाहर निकाल लिया है। तो हर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t वेयर द t इज अ रियल वैल्यू एक्सेप्ट t इज इक्वल्स टू 0, ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है ना, ये क्या है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 2 फॉर द मैट्रिक्स 5 3 3 5। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहां नॉर्मलाइजेशन की बात हुई है। नॉर्मलाइजेशन है क्या, ध्यान देना, अगर बाय द वे आपके पास आइगन वेक्टर है, बाय द वे n क्रॉस n का अगर आपके पास एक आइगन क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपने किसी भी एक लैम्डा के लिए आपने क्या निकाला, आइगन वेक्टर निकाला, जो है x1 x2 टिल xn। अगर आप इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान देना, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले करेंगे क्या, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इज गोना बी रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डैश डैश xn स्क्वायर, एंड ही इज गोना बी x1 x2 डैश डैश xn। और ये जो था, ये क्या था, आपके पास आइगन वेक्टर था, और ये जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर होगा। नॉर्मलाइज्ड का मतलब होता क्या है, एक चीज ध्यान देना यार, ये सेम लाइक यूनिट वेक्टर था। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, एक वेक्टर है x a x कैप प्लस y a y कैप। अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले ऊपर में वेक्टर लेंगे और नीचे में उसके मैग्नीट्यूड से उसका डिवीजन करेंगे। तो यही तो हो रहा है भाई, ये है कि भले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हूं लेकिन है तो एक वेक्टर। वेक्टर को नॉर्मलाइज करने का मतलब है वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना जिसके पास केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो ही ना। तो मैंने क्या किया, इससे मैग्नीट्यूड स्ट्रेच कर लिया है। अगर ये 2 क्रॉस 2 का होता तो आप इसको डेफिनेटली क्या कर पाते, एनालाइज कर पाते, अप्रिशिएट कर पाते। नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में x y और बाहर क्या निकलेगा आपको 1/√x² + y²। तो कुल मिला के मैं ये बोलूं, या तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेक्टर बोला जा सकता है या फिर वेक्टर की यूनिट वेक्टर बोली जा सकती है। तो ये क्या है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है जहां मैंने इसके मैग्नीट्यूड को बाहर खींच के निकाल लिया है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आपका जो ये प्रॉब्लम है, दिस इज नथिंग बट -t डिवाइड बाय t। आप चाहें तो इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये तो था आपका आइगन वेक्टर। अब मैं बोल सकता हूं इसका नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर होगा क्या, 1/√t का होल स्क्वायर, -t का होल स्क्वायर, दैट विल बी t स्क्वायर प्लस ऑफ t स्क्वायर। बचेगा क्या आपके पास, इट्स गोना बी -t एंड t, एंड हेंस रिजल्ट इज गोना बी 1/√2 t बाहर निकला, t अंदर जाके सबको कैंसिल करेगा, ये होगा -1 and 1। तो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर आप इसको भी बोल सकते थे या इसको भी बोल सकते थे, इसको भी बोल सकते थे। एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यों नहीं हो सकता था, रीजन भी है ना, आपने जो रिलेशनशिप निकाला है वो ये है कि x1 क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। आप यहां से ये भी बोल सकते थे x2 जो होगा वो होगा -10 इसका सीधा सा मतलब ये है, ये जरूरी नहीं कि -1 और ये 1 होगा। इंपॉर्टेंट ये है इनके बीच का जो मल्टीप्लायर फैक्टर होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। तो -1 के लिए 1, 1 के लिए -1, 1 के लिए -1, -1 के लिए 1। तो इसमें से कोई भी एक पॉसिबल आंसर जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फॉर द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू प्रेजेंट फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स M होगा। थोड़ा ध्यान देंगे, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर फॉर द गिवन वेक्टर। तो आपके पास ये वेक्टर ही तो है, कहां गया, ये वेक्टर ही तो है। वेक्टर का मतलब ये क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर रखना है। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये है वेक्टर आपका -t कैप प्लस ऑफ t कैप। अगर आप इसका यूनिट वेक्टर या नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, और मैग्नीट्यूड इज गोना बी √−t होल स्क्वायर प्लस t होल स्क्वायर। यू विल बी गेटिंग t एंड t गोज ऑफ एंड यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। चलो आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो ना, कितना होगा, -t कैप प्लस ऑफ t कैप, एंड एट डिनोमिनेटर यू विल बी गेटिंग this t√2 t goes off and you'll be getting the same answer। अग्री कर रहे हैं,
सो आई डू नॉट फील कि कायदे से इस प्रॉब्लम में भी आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या वरी होनी चाहिए। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए इसी सीक्वेंस पे नाउ वी विल बी टेकिंग द थर्ड प्रॉब्लम, सो यू मस्ट हैव द क्लियर कट आइडिया। यार एक चीज़ ध्यान देना, ऑप्शन ए, बी और डी में कायदे से ये रिलेशनशिप तो फॉलो होते दिख ही नहीं रहे, ये रिलेशनशिप फॉलो होते दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट केवल एक दूसरे के माइनस मल्टीप्लायर होगा। ए, बी और डी में तो ऐसा नहीं है, सी में ऐसा है, और ऐसा होने के साथ में ये नॉर्मलाइज्ड केस भी है। और अगर आप नॉर्मलाइज्ड केस है या नहीं इस जानने के लिए कुछ नहीं करना है, आपके जो दो एलिमेंट है ना x1 और x2, आप उनका स्क्वायर करें, आपको पता चलेगा इनका रिजल्ट क्या आएगा। क्या होगा? 1/√2 एक एलिमेंट है, आप इसका स्क्वायर करें, प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1/√2 इसका स्क्वायर करें, और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो डेफिनेटली इसके आंसर को तो 1 आना पड़ेगा, लाइक यूनिट वेक्टर। अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 तो आएगा। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड प्रॉब्लम। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द आंसर आउट ऑफ इट। द आंसर इज गोना बी सी, द आंसर इज गोना बी सी। थोड़ा सा ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, किसी भी आइगन वेक्टर को आपने अगर निकाल लिया है तो अगर उसका नॉर्मलाइजेशन करना है, सो दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज। अगर ये कितने का होता, 2x1 का होता, तो ओनली दिस डेटा वुड हैव बीन टेकन। अगर ये कितने का होता, 3x1 का होता, आइगन वेक्टर है तो कॉलम मैट्रिक्स होगा, 3x1 का होता तो ये वुड हैव बीन 1 डिवाइडेड बाय √x² प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। अग्रीड? थर्ड प्रॉब्लम क्या है देखेंगे, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स हैज बीन क्लियरली गिवन ओवर हियर। चलो यहां लिख लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, दैट्स व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3। मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान देना थोड़ा सा, इट्स अ 3 2 4 3 2 4 एंड हियर इट्स नथिंग बट 9 7 13 and here it's nothing but -6 -4 -9 plus x, and this is nothing but your matrix A. This is nothing but your matrix A. आपको ये दिया हुआ है कि इसके एक आइगन वैल्यू क्या है, 0 है भाई, सीधी सी बात है। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो कितने आइगन वैल्यूज होंगे, 3 आइगन वैल्यूज होंगे। उसमें से अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 हुआ, इसका मतलब इनके आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 होगा। और आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A होता है। तो इसका मतलब जो A होगा वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, या फिर मैं बोलूं इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। यार इसको डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसका पूरे का मॉड लो, x अननोन है, 0 से कंपेयर करो, x निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 तब होता है जब इसमें एक पेयर ऑफ रो या एक पेयर ऑफ कॉलम जो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब किसी एक रो का सीधा सीधा कांस्टेंट मल्टीप्लायर दूसरा रो हो, या किसी एक कॉलम का सीधे सीधे कांस्टेंट मल्टीप्लायर दूसरा कॉलम हो। आप अगर यहां देखेंगे ना तो लगभग सिम्टम बनने की कोशिश कर रहा है। R3 इज इक्वल्स टू ऑफ -2 ऑफ R1। 3 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली -6 तो आ गया। 2 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 तो आ गया। यहां भी अगर मैं वैसा ही रिलेशनशिप को फॉलो कर लूं तो कायदे से R3 और R1 क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और उस केस में मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। इसका मतलब 4 विल गेट मल्टीप्लाइड विद -2 and the value has to be equals to of -9 plus x, and from here you'll get the value as -8। 9 इधर ट्रांसफर किया, x is equals to 1, और जैसे ही आप x is equals to 1 रखेंगे ये वैल्यू क्या हो चुकी होगी, -8। और आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि R3 और R1 जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ R3 इज वेरी सेम एज -2 ऑफ R1। तो यहां से आपको एक आसानी से आंसर देख के समझ में आ रहा है व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ x, सो इज प्रिसाइसली विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू ऑफ 1, इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लूंगा, उसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा थ्योरी दे रहा हूं आप लोगों को। मेरी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, समझना कुछ क्या बोल रहा हूं। 4th और 5th को समझने से पहले एक थ्योरी क्लियर रखो। समझना क्या है, बाय द वे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है, विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके पॉसिबल आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, अब आपने बाय द वे इस मैट्रिक्स को उठा के एक नया मैट्रिक्स बनाया है जो पुराने मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल है। लाइक ए को मैं सीधे सीधे ए लिख रहा हूं, बट कंफ्यूज मत होना, ए जो है वो अभी भी क्या है, एक मैट्रिक्स n क्रॉस n का। मैंने कुछ ऐसा ले लिया, मैंने क्या एक नया मैट्रिक्स बनाया है जो पुराने मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल है।
तो मुझे ये जानना है कि नए मैट्रिक्स में जो आपके नए आइगन वैल्यूज आएंगे वो कहीं पुराने आइगन वैल्यूज से कनेक्टेड हैं क्या, पहली चीज। दूसरा, अगर पुराने आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अगर आइगन वेक्टर्स कुछ ऐसे थे तो उन आइगन वेक्टर्स में कुछ चेंज आया है क्या, ये क्लियर रखना। पहली चीज ये ध्यान देना, अगर ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो इनके बने हुए पॉलिनोमियल भी n क्रॉस n के ही मैट्रिक्स होंगे, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। रीजन, भैया एक अगर आप बार बार अपने खुद के मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते रहोगे तो हमेशा उसका जो क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, वो n क्रॉस n का आएगा, n क्रॉस n का आएगा, n क्रॉस n का आएगा। और मैंने आइडेंटिटी भी कितने का लिया है, n क्रॉस n का लिया है। तो इसमें इनके लैम्डास में क्या डिफरेंस आएगा और x में क्या डिफरेंस आएगा, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। देखना, सबसे पहली बात, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो उसके करस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। इसका मतलब अभी भी Ax विल बी सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लैम्डा एक्स। ठीक, यहां से मैं आगे इवेल्युएट करने की कोशिश करूंगा। तो Ax इज इक्वल्स टू ऑफ लैम्डा एक्स। अगर मैंने इसको क्या किया, ए स्क्वायर किया, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइंग ए बोथ ऑफ द साइड। यहाँ ए का चलो थोड़ा मैं सिंपल करके ले लेता हूँ। अगर मैंने दोनों साइड ए का मल्टीप्लिकेशन किया, ये कुछ ऐसा होगा। और लैम्डा को मैं बाहर लेके ए को अंदर ले जा सकता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था। लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ मैं इसको कम्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, ध्यान देना, इट्स गोना बी ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स। सिमिलरली अगर आप ए का एक बार और मल्टीप्लिकेशन करते तो वहां से रिजल्ट आता ए क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ लैम्डा क्यूब एक्स। और या फिर इन जनरल मैं ये बोलूं ए टू द पावर एन एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ लैम्डा टू द पावर एन एक्स। ये होगा, सब अग्री करते हैं इस चीज को। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान देना, ये जो डेटा है ना, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे के पूरे डेटा को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से आप रिजल्ट निकाल के आ सकते हैं। थोड़ा समझना क्या बोल रहा हूं मैंने क्या किया है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग एक्स क्या है, आइगन वेक्टर है किसका, मैट्रिक्स ए का। तो मैंने क्या किया है, एक्स इज मल्टीप्लाइड इन इक्वेशन नंबर 1। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, ए टू द पावर एन एक्स प्लस ऑफ ए एन माइनस 1 n minus 1x a1 ax a0 x। ये कुछ मैंने कहानी ऐसे लिखी है। ठीक, अब यहां ध्यान देना, आपने तो ये निकाल लिया a टू द पावर एन एक्स किसके बराबर है, लैम्डा टू द पावर n इंटू एक्स के बराबर है। तो रिजल्ट क्या आया भाई, यहां से an लैम्डा टू द पावर एन एक्स प्लस an माइनस 1 lambda to the power n minus 1 into x, and thereafter it's gonna be a1 ax को आप क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया आपका ax कैन बी रिटर्न एज लैम्डा एक्स प्लस ऑफ a नॉट एक्स, ये तो लिख सकते हैं। एंड अगेन ये क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, पहले ये जो था ये क्या था, मैट्रिक्स था, लेकिन अब ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पूरे के पूरे मैं x को बाहर निकाल रहा हूं और स्केलर क्वांटिटी जो बचती है वो क्या बचेगी, ध्यान देना, ए एन लैम्डा टू द पावर n, ठीक है, प्लस ए एन माइनस 1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस a1 लैम्डा, सॉरी या, और बाहर में आया आपका x। यहां से क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, थोड़ा समझदारी के साथ कैलकुलेशन करना। यहां से क्या समझ में आ रहा है, देखो यहां से ये समझ में आया है, अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करो ना, इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो इनके कंपैरिजन के बीच में एक आसान सा रास्ता दिख रहा है। आप इसमें से चाहो तो सब में से x कॉमन निकाल सकते हो। सब में से अगर x कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, a टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 1 a1a। ये बचेगा क्या, आपका पुराना नया मैट्रिक्स जो आपने बनाया था, ये जो एक नया मैट्रिक्स बनाया था, और बाहर क्या कॉमन निकला है, x कॉमन निकला है, इज इक्वल्स टू ये जो पूरा का पूरा ये क्या है, a डैश x इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है एक नया कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, जिसको मैं बोल सकता हूं a डैश की जगह में लैम्डा डैश, और अभी भी है तो ये x ही।
तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हैं ना बाई टेकिंग सर्टेन इनपुट्स, तो आपको एक चीज समझ में आया कि आपने जो मैट्रिक्स का रूपांतरण किया है, पहले मैट्रिक्स ये था और अब मैट्रिक्स ये है, तब आपको नए क्या मिले हैं, आइगन रूट्स मिले हैं। पहले आइगन रूट्स जो थे लैम्डास थे, अब आपके आइगन रूट्स हैं लैम्डा डेस। लेकिन पहले जो आपका आइगन वेक्टर एक्स था वो अभी भी सेम आइगन वेक्टर है, सेम आइगन वेक्टर है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सा आउटकम देखने को ये समझ में आया मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि कल के दिन लैम्डा 1 और लैम्डा 1 डैश को अगर कनेक्ट करना है, लैम्डा 2 डैश को कनेक्ट करना है, तो बड़ा आसान सा रिलेशनशिप है। चलिए, तो अगर बाय द वे आपके पास एक नया मैट्रिक्स है, आपको ये पता है कि मैट्रिक्स ए का जो क्या था, एक आइगन वैल्यू लैम्डा 1 था, तो अब इस नए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है। लैम्डा 1 डैश निकालने के लिए हर एक ए की जगह में आपको क्या फीड करना है, लैम्डा 1 फीड करना है। तो ये निकालने का सीधा सा तरीका है ए एन क्या रखेंगे यहां पर, ए की जगह में रखेंगे लैम्डा टू द पावर n विच इज लैम्डा 1 प्लस ऑफ a n माइनस 1 lambda 1 to the power n minus 1 and similarly dash plus of a naught। और अगर आपको lambda 2 डैश निकालना है तो आप lambda 2 की वैल्यू यहां रखें, और आराम से निकल जाएगा। लेकिन मजेदार चीज ये है कि अगर आपने उस मैट्रिक्स को यूज करके एक नया मैट्रिक्स बनाया जो पुराने मैट्रिक्स के पॉलिनोमियल का फॉर्म था, तो आपके लैम्डास में तो चेंज देखने को मिला, लेकिन आपने शायद ये ध्यान दिया कि आपके आइगन वेक्टर्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो नोट करके लिख सकते हैं, नोट इफ अ न्यू मैट्रिक्स इज अ फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द ओल्डर मैट्रिक्स, इफ a new matrix is a form of the polynomial of the older matrix, eigenvector does not change, आइगन वेक्टर हूबहू वही होंगे। इसका मतलब लैम्डा 1 के लिए अगर आइगन वेक्टर x1 था तो लैम्डा 1 डैश के लिए भी आइगन वेक्टर x1 होगा, लैम्डा 2 के लिए अगर आइगन वेक्टर x2 था तो लैम्डा 2 डैश के लिए भी आइगन वेक्टर क्या होगा, x2 डैश होगा। तो आप देख के समझ में आया होगा, a डैश के लिए लैम्डा डैश चेंज हुआ है, लेकिन a डैश के लिए x वही x था जो मैंने यूज किया था a के लिए, और लैम्डा डैश x के लिए वही x है जो मैंने चूज किया था किसके लिए, लैम्डा के लिए। दैट मीन्स इफ यू मेक अ न्यू मैट्रिक्स बाय टेकिंग अ पॉलिनोमियल ऑफ ओल्डर मैट्रिक्स, कीप इन माइंड योर लैम्डास आर गोइंग टू चेंज। और लैम्डा भी कोई रैंडमली चेंज नहीं हो रहा है, केवल आपका जो नया पॉलिनोमियल आया है उसमें एक ही जगह में लैम्डा फीड करो, पुराना आपको नया लैम्डा मिल जाएगा, लेकिन x इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अब मैं तैयार हूं इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम लेने के लिए। ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम आए कहां से है, सब मजेदार प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। बच्चे को अगर थोड़ा भी ये क्लियर रहेगा तो आसानी से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, वो अप्रोच कर सकता है। देखो क्या, The next problem has come in GATE instrumentation year of 2016, probably session 4. ठीक है, लिखा हुआ है consider the matrix which is a 3x3 matrix whose eigen values are 1, -1 and 3. Then the trace of the new matrix which is a a cube minus of 3a square which is nothing but a polynomial of the older matrix। ये क्या है, एक नया मैट्रिक्स बनाया गया है जो ओल्डर मैट्रिक्स का क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कितना होगा यार, एक चीज ध्यान देना, कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं मेरे भाई। आपका जो पुराना मैट्रिक्स था उसके साथ एसोसिएटेड लैम्डास जिसको है मैंने मार्क किया लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, कितना था, 1 -1 3। ये था आपके मैट्रिक्स, क्या लिया, मैट्रिक्स ए लिया। चलो मैट्रिक्स ए के रिस्पॉन्स में क्या थे, आपके लैम्डास थे, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपने आइगन वेक्टर्स भी मार्क किया है जो जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम में, x1, x2 और x3 थे। अब आपने एक नया मैट्रिक्स बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है a डैश, जो पुराने मैट्रिक्स का क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म है। किस पॉलिनोमियल को फॉलो कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है ये a क्यूब माइनस ऑफ 3a स्क्वायर। तो अब ये नया मैट्रिक्स जो a डैश है उसके कारण आपके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में चेंज क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आइगन वैल्यूज के बारे में। तो मैंने अभी देखा
कि कायदे से आपने एक नया मैट्रिक्स बनाया है जो पुराने मैट्रिक्स का क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो अगर आप आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज गोइंग टू चेंज, और उसमें जो चेंज आएगा लैम्डा डैश वो क्या होने जा रहा है, ए एन लैम्डा टू द पावर एन, ए एन माइनस वन लैम्डा टू द पावर एन माइनस वन। या फिर मैं ये बोलूं जो आपने नया मैट्रिक्स बनाया था वहां एक ही जगह में आपने क्या फीड करना है, लैम्डा फीड करना है, और वहां से आप नई वैल्यू ऑफ लैम्डा निकाल लेंगे विच इज इक्वल्स टू ऑफ लैम्डा वन डैश। कुछ नहीं करना है भाई, ये लैम्डा वन इज इक्वल्स टू वन था ना, यहां फीड करो, ये होगा वन टू द पावर थ्री माइनस ऑफ थ्री वन टू द पावर टू। व्हाट्स द वर्थ ऑफ इट इज द माइनस टू। सिमिलरली लैम्डा टू डैश माइनस वन यहां फीड करो इज माइनस वन टू द पावर थ्री, दैट्स अ माइनस वन एंड हियर इट्स अ माइनस थ्री, it's a minus 3. Put together how much it is, minus 6. Lambda is equals to 3 feed करो and from them you will be getting, कायदे से आइगन वैल्यू निकालेंगे आप नए मैट्रिक्स ए डैश का या फिर ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर का, जो कितना होने जा रहा है 3 टू द पावर 3 माइनस ऑफ 3 इंटू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहां ध्यान देना, अगर बाय द वे आइगन वेक्टर पूछा तो नहीं है, लेकिन आइगन वेक्टर पूछता तो आइगन वेक्टर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ऑल्दो आपके आइगन वैल्यूज बदल चुके हैं। ठीक है, यहां से पूछा गया है कि आपको जो नया मैट्रिक्स ए डैश बना है ना उसका ट्रेस कितना है। यार उसका ट्रेस जो होगा वो किसके बराबर होगा, इनके नए आइगन वैल्यूज या फिर ए डैश के आइगन वैल्यूज के सम के बराबर होगा। विच इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टू माइनस सिक्स जीरो विच इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस एट, सॉरी इट्स अ माइनस फोर, नो इट्स अ माइनस फोर, it's a minus 6, it's a minus 6। तो यार ये प्रॉब्लम मैंने देखा है कि बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, बट एज सच कुछ पंगा नहीं है। आपका जो ए गया है, ए में पुराना लैम्डा डालो, आपको नए लैम्डा मिल जाएंगे। पुराने लैम्डास के लिए जो एक्स था, नए लैम्डास के लिए भी एक्स क्या होगा, सेम होगा। लाइक लैम्डा वन इज इक्वल्स टू वन के लिए जो पुराना मैट्रिक्स ए था, अगर आइगन वेक्टर क्या था, x1 था, तो ऑल्दो नए मैट्रिक्स के लिए आपका आइगन वैल्यू जो है वो चेंज हो चुका है -2, बट द आइगन वेक्टर रिमेन वेरी सेम, दे विल नॉट चेंज। ये आपने अभी क्या देख लिया है, कंक्लूजन देख लिया है। एनीवेज ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, एंड द आंसर इज गोना बी -6, आंसर इज गोना बी -6। चलो इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम, and which is gonna be where it is fourth is done, yeah, then we'll be taking the next problem which is gonna be fifth problem is gonna be fifth problem। देखो ये क्या है, ये फिर से उसी टाइप के रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपको अब आसानी होगा प्रॉब्लम बनाने में। द आइगन वैल्यूज ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए बी 1 and -2 विद आइगन वेक्टर्स x1 and x2 रिस्पेक्टिवली, द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वुड बी रिस्पेक्टिवली। तो सीधी सी बात है, ए अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो इसके पॉसिबल आइगन वैल्यूज कितने होंगे, 2 होंगे, दे आर λ1 and λ2 which has been clearly given as, it has been given as how much it is, it has been given as 1 and -2, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये दिया हुआ है कि आइगन वेक्टर्स जो है x1 and x2 हैं, x1 and x2 हैं। और अगर आपने अब क्या किया है, एक नया मैट्रिक्स बनाया है जो पुराने मैट्रिक्स का फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, तो ये होगा a डैश विच इज इक्वल्स टू ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ 3a प्लस ऑफ 4i। तो आपको निकालना है कि नए आइगन वैल्यूज क्या होंगे। आई कैन कॉल इट λ1 डैश, कुछ नहीं होगा, इस 1 को यहाँ फीड करना है। व्हाट इट इज 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 और 4 इंटू आई, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, लेकिन इसके लार्ज फॉर्म में सिंपली क्या होने जा रहा है, 4। तो व्हाट्स द वर्थ ऑफ इट इज गोना बी हाउ मच, 4 + 1 दैट्स अ 5 -3 दैट इज इक्वल्स टू -2। मोर ओवर देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन x1, दैट विल रिमेन एज इट इज। आप पढ़ चुके हो कायदे से पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपके आइगन वैल्यूज चेंज होंगे, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स चेंज नहीं होने जा रहे हैं। सिमिलरली हाउ मच इट इज, just a minute, how much it is, okay, it's a +2। Similarly in case of this I'll be feeding the value as -2, रखते हैं, is a -2 square, it's a -3 into -2 plus 4 what's the result out of it, it's gonna be 4 and here it's gonna be 6 plus 4, how much it is, 14 it is, and keep in mind there will not be any change in its eigenvector, we have already proven it। So as far as the new answer is gonna be concerned is gonna be 214 and thereafter the eigen vectors remains very same as x1 and x2। इस टाइप के प्रॉब्लम में मैंने देखा है बच्चा थोड़ा
सेकी होता है, बट आई डू नॉट फील कि इसमें कुछ भी सेकी होने की जरूरत है। ये सर पार्ट क्लियर? तो आज के बाद से ध्यान देना, ये लास्ट का 4th और 5th प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझा के जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।